दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग। संविधान के भाग को पढ़ने के एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि हम धीरे धीरे लगभग संविधान को एक ओवरव्यू यहाँ से ले सकें, क्योंकि यहाँ 395 अनुच्छेद है ना, उन्हें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है संविधान के भाग को याद कर लो, तो उससे एक अनुच्छेद से संबंधित एक आइडिया लग जाता है कि अनुच्छेद में कौन सी बात हुई है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, संविधान का जो पहला भाग है उसमें क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र की बात की गई, अर्थात संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात, तो 1 से 4 तक के बीच में की गई है। नागरिकता 5 से 11 के बीच में है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, नीति निर्देशक तो 36 से 51 तक। तो ये आर्टिकल जरूर आप ध्यान देना। मूल कर्तव्य 51 के काम में है। जो संघ है, मैंने बताया था ना, ये संघ से संबंधित चीज़ें होती हैं वो 52 से 151 तक होगी। वहीं राज्य से संबंधित चीज़ें होंगी 152 से 237 तक। तो आप इतना तो आइडिया लगा लेना कि कौन सी बात एमपी को हो रही है, कौन सी बात में एमएलए आएंगे, किसमें, ठीक है, किसमें हाई कोर्ट की बात होगी, किसमें सुप्रीम कोर्ट की बात होगी। तो ये आप आइडिया लगा लेना। देखो, इधर सुप्रीम कोर्ट आपको मिल जाएगा, इधर आपको हाई कोर्ट मिल जाएगा। तो ठीक है, और पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, ये जो 7वां जो है ये निरसित हो गया है, ये खत्म कर दिया गया, ये 7वां वाला निरसित कर दिया। ठीक है, और 8वां है, उसमें संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है। और संघ राज्य क्षेत्र में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र जैसे आपका केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी बात इसमें की गई। आर्टिकल 240 जो है, 239 से 242 तक की बात इसमें की गई है। पंचायतें जो हैं, तो पंचायत हैं, नगर पालिका है, सहकारी समितियाँ। देखो, 9 जो है पंचायतों संबंधित था, उसी में 9 का का जोड़ा नगर पालिका, 9 का खा जोड़ा सहकारी समितियाँ। और इनके अनुच्छेद कैसे, इनके अनुच्छेद तो एक 243 है, 243 में कई पार्ट जोड़े गए। जैसे पंचायतें का से एड़ा तक हैं, वहीं नगर पालिका ता से या छा तक हैं, और सहकारी समितियाँ यज से यन तक हैं। ठीक है, और 10 में जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात की गई है। 244 की, देखो कल मैंने आपको पढ़ाया था, जब हम आपको पढ़ा रहे थे 5वीं 6ठी अनुसूची, तो वहाँ हमने आपको बात की थी इससे संबंधित। 244 का एक क्या कह रहा है, 244 का 2 क्या कह रहा है, ये आपको वहाँ बताया था। किसमें 5वीं अनुसूची की बात हुई, किसमें 6वीं अनुसूची की बात हुई। तो ये है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है ये। ठीक है, तो ये हम 10 भाग तक पहुँच गए हैं। अब इन 10 भागों को एक ट्रिक से आप याद करिए। ट्रिक एक ऐसी रहेगी, उस ट्रिक से आप समझ लेना कुछ यूनिक रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि हम पहले शब्दों को जोड़कर ट्रिक बना दें, नहीं भाई, ऐसा इसमें हम नहीं करेंगे। ट्रिक ये रहेगी कि संघ में एक नया नागरिक का जन्म हुआ, संघ में किसका, एक नया नागरिक का जन्म हुआ, उसको अधिकार, नीति और कर्तव्य सिखाए गए। उसने क्या सीखा, अधिकार सीखे, नीतियाँ सीखी, कर्तव्य सीखे। जब इतना सब कुछ उसने सीख लिया, तो उसके बाद वो संघ और राज्य के बीच में, अर्थात 5 और 6 में, जो 5 और 6 में संघ राज्य दिए गए हैं ना, इनके बीच में जाके वो क्या करने लगा, नौकरी करने लगा, अर्थात काम करने लगा। तो इनका ये ध्यान रखना, 152 से 151 और 152 से 237। ठीक है, जब वो संघ और राज्य में काम करने लगा, तो उसने सोचा कि ठीक है, काम करने के दौरान, अब जैसे होता नहीं, कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है तो इधर उधर जाता है, तो उसने सोचा मैं केंद्रीय क्षेत्र की यात्रा करूं। यहाँ संघ राज्य क्षेत्र को आप केंद्रीय क्षेत्र लिखना। ठीक है, उसने सोचा मैं केंद्रीय क्षेत्र की यात्रा करूंगा। तो वो केंद्रीय क्षेत्र की जब यात्रा में गया, तो उसने देखा, पंचायतें देखी, नगर देखे, और पंचायतें देखी, नगर देखे, और देखा कि वहाँ के लोग हैं सहकार से जी रहे हैं। सहकार कैसे होता है, सहकार मतलब एक दूसरे से मिलजुल के, जैसे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर मिल जाता है, तो क्या है, सहकार है। तो सहकार से जी रहे हैं वहाँ के लोग। और ये भी देखा कि वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, उनके लिए अलग से नियम बनाए गए हैं, जनजातियों के अलग से नियम बनाए गए हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब चलते हैं आगे, तो पूरी ट्रिक का एक रिवीजन करते हैं। तो ट्रिक क्या थी, संघ में एक नया नागरिक का जन्म हुआ, उसने अधिकार सीखे, नीतियाँ सीखी, कर्तव्य सीखा। ये सब सीख के वो क्या करने लगा, संघ और राज्य के बीच काम करने लगा। उसी काम के दौरान उसने केंद्रीय क्षेत्र की यात्रा की, जहाँ उसने पंचायतें देखी और नगर देखे, और देखा कि लोग वहाँ के सहकार से जीवन जी रहे हैं।
और इसके अलावा उसने क्या देखा, उसके अलावा उसने देखा कि वहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। ठीक है, ऐसे आपने भाग 10 देख लिया। अब वो आदमी जब इतना सब कुछ देख चुका है तो थोड़ा वो टैलेंटेड हो गया। अब उसने कुछ अपने सिद्धांत देना चालू कर दिए हैं, जैसे महात्मा गांधी के सिद्धांत है। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे तभी तो इतना ज्ञान वगैरह वहाँ से सीख के लाए थे, तो वैसे ही समझ लीजिए। तो उसने क्या सिद्धांत दिया, संघ और राज्यों के बीच जो संबंध हैं ये संबंध बराबरी के होना चाहिए। संबंध कैसे होना चाहिए, बराबरी के होना चाहिए। तो बराबरी में क्या थे, दोनों की तरफ से बराबर, तो 1 और 1 11। अगर बराबरी के संबंध होंगे तो 1 और 1 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने देखा कि जो वित्त, संपत्ति, समुदाय और बाद, उसने देखा जो वित्त और संपत्ति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वो लोग 12 बाट हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, 12 बाट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम कैसे भाग 12 से याद करेंगे। फिर देखेंगे भाग 13 में आए तो उसने देखा जो लोग वाणिज्य एवं समागम है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम भाग 13 में है। ठीक है, इनके अनुच्छेद भी आप देख लेना, जैसे संघ राज्य के बीच संबंध है 245 से 263 के बीच है, क्योंकि संबंध बराबरी के होना चाहिए, इसलिए भाग 11 में है। 264 से 300 के कात के तहत जो है वित्त, संपत्ति, समुदाय और बाद, ये देखिए जो 300 के का के तहत है, ये यही जो है आर्टिकल 19 के तहत जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी वो यहाँ पे आ गई, 300 के काम में जोड़ी गई। ठीक है, कौन से संशोधन से जोड़ी गई है, 42वें संविधान संशोधन से। अब यहां देखते हैं, ये जो है, ये जो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना, उसके बाद में जो मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया था 1978 में। कब किया था, 1978 में। उसके तहत ये 300 का काज जोड़ा गया। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्या अमूमन एक कन्फ्यूजन हो जाती है कि 42वां जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाता है, तो लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि 44वां संशोधन में क्या चीज़ जोड़ी गई ये जरूर पूछा जाता है, क्योंकि लोग 42वां में कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है, अब चलते हैं भाग 13 में। तो भाग 13 में क्या देखा, उसने देखा कि जो लोग तेरा मेरा नहीं कर पाते हैं उन्हें वाणिज्य में अर्थात व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा है। तो तेरा मेरा करने से क्या होता है, मुनाफा होता है वाणिज्य व्यापार में। इसलिए 301 से 307 तक जो भाग 13 जो है उसमें वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता की बात की गई। तो अभी तक उसने क्या देखा, उसने देखा कि संबंध बराबरी के होना चाहिए अर्थात भाग 11। वित्त संपत्ति पर ध्यान नहीं देगा वो 12 बाट हो जाएगा, वो 264 से 300 के काम में है। और जो व्यापार में तेरा मेरा नहीं कर पाएगा तो उससे मुनाफा नहीं होगा। तो 301 से 307 तक जो है भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम जो भाग 13 में है। ठीक है, अब वो इतना सब कुछ देख लिया, वो ज्ञानी हो गया। तो उसे क्या है, एक किसी गांव के चौधरी जी ने आमंत्रित किया कि भाई ये तो बहुत ज्ञानी है, चौधरी जी ने आमंत्रित किया। तो 14 से याद रखिए चौधरी जी। ठीक है, चौधरी जी ने उसे आमंत्रित किया। तो उसने देखा कि इसमें संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं की बात की गई है। तो उसने देखा कि चौधरी जी के यहाँ, चौधरी जी के अधीन कई लोग सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, और चाहे वो संघ के अधिकारी हों या राज्य के हैं, वो चौधरी जी के यहाँ सेवा दे रहे हैं। चौधरी जी गांव के बहुत बड़े आदमी हैं। फिर उसने देखा ये 14 के काम में अधिकरण भी है। तो उसने समझा ये न्याय से संबंधित चीज़ है, जैसे कि ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल जो है IAS IPS का भी एक ट्रिब्यूनल होता है, जैसे कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो वो सब किसमें 14 के काम में, अर्थात न्याय से संबंधित अर्ध न्याय की भी बात होती। तो देखा कि चौधरी जो है गांव में न्याय वगैरह भी करते हैं, अर्थात उनका एक अधिकरण भी बना हुआ है। तो ठीक है, तो चौधरी जी को देख के वो बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर वो देखता है कि चौधरी जी क्या हैं, अपनी शक्ति को बरकरार रखने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई। इनके आर्टिकल जरूर ध्यान देना, 308 से 323 तक संघ एवं राज्यों के अधीन की सेवाएं अर्थात चौधरी जी के अधीन सेवाएं, 308 से 323 तक। 323 के का और खा में क्या है, ट्रिब्यूनल की बात की गई, अधिकरणों की बात की गई। ठीक है, और 300 इसमें, और चौधरी जी निर्वाचन भी लड़ते हैं, ऐसा चुनाव भी लड़ते हैं, इसलिए 324 से 329 तक निर्वाचन की बात की गई है। अब आपके भाग 15 हो गए कंप्लीट। अब उसने क्या किया, चौधरी जी के गांव में क्या है, कुछ विशेष वर्ग रहते थे, विशेष वर्ग रहते थे। वो विशेष वर्ग क्या करते थे, विशेष वर्ग ऐसे समझ लीजिए, गांव के चौधरी जी के गांव के बाहर एक मंदिर था, उस मंदिर में कुछ विशेष वर्ग 16 सोमवार का व्रत रखते थे।
16 सोमवार का व्रत रखते थे। तो भाग 16 से अनुच्छेद 330 से 342, तो विशेष वर्ग 16 सोमवार का व्रत रखते थे। अब क्या है, व्रत तो वो रखते थे, लेकिन वो शंकर जी के मंदिर के सामने जो पाठ करते थे वो पाठ किस भाषा में होता था? वो संस्कृत में पाठ नहीं करते थे, वो लोग राजभाषा में पाठ करते थे। किसमें? राजभाषा में पाठ करते थे। और राजभाषा में पाठ करके क्या कहते थे कि हे भगवान, हमारे ऊपर कोई भी आपदा नहीं देना, कोई भी आपदा नहीं देना। तो राजभाषा में पाठ करने के बाद उन्होंने क्या किया? आपात उपबंधों की बात की है, ठीक है, भाग 18 में। तो चौधरी जी के गांव में कुछ विशेष वर्ग थे, वो 16 सोमवार का व्रत रखते थे और राजभाषा में पाठ करते थे। तो भाग 17, ये 330 से 342, 343 से 351, राजभाषा आपात उपबंध 352 से 360। तो क्या है, जब राजभाषा में पाठ करते थे तो भगवान उन पर कोई किसी प्रकार की आपदा नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें आपात उपबंधों का नॉलेज हो गया था 352 से 360 का, ठीक है। अब क्या है, जब भगवान उनसे प्रसन्न हो गए, भगवान जब प्रसन्न हो जाते थे शंकर जी उनसे, तो शंकर जी भगवान क्या होते, एक प्रकाश उत्पन्न होता था। प्रकाश कैसे उत्पन्न होता था? एक प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन, अर्थात इंद्रधनुष के जैसे सभी रंग अलग अलग दिखाई देते हैं विव की ओर में, वैसे ही उनके सामने एक प्रकाश का प्रकीर्णन उत्पन्न होता था। तो जब उनका राजभाषा में पाठ हो चुका होता था, वो हमारे ऊपर कोई आपदा नहीं आए, ये जब विनती कर चुके होते तो उनके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन होता था। तो प्रकीर्ण को हम भाग 19 में पढ़ेंगे, 361 से 367 में, ठीक है। ये चौधरी जी के गांव से पूरी स्टोरी चली आ रही है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है, इसके लिए उनने क्या किया था कि भाई ये विशेष वर्गों के लिए 16 सोमवार रखेंगे और राजभाषा में पाठ करेंगे, आपदा की विनती करेंगे, भगवान प्रकीर्णित होंगे। तो इस सब के लिए चौधरी जी ने क्या कहा, संविधान संशोधन करवाया था आर्टिकल 368 के तहत, कि उन लोगों को बताया था कि आप लोगों को ये जिम्मेदारी है कि आप जब भी हमारे यहाँ कोई आपदा आएगी तो आप 16 सोमवार का व्रत रखेंगे। तो ये कैसे रखते थे? संविधान संशोधन के माध्यम से 368 के तहत, ठीक है। और ये कैसा उपबंध था? ये अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध था, ठीक है। मतलब ये अस्थायी संक्रमणकालीन मतलब कैसे था कि ये कुछ स्थायी नहीं था, बस यही था कि गांव का कोई आदमी होगा, उसे अमरनाथ मंदिर की यात्रा करनी होगी शंकर जी की, ठीक है। क्योंकि अमरनाथ मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। वैष्णो देवी अमरनाथ उधर जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में क्या था, आर्टिकल जो 370 था ना, वो इसी से आता था, इसी से भाग 21 से, जिसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध थे 369 तक 392 तक। जो कोई अमरनाथ की यात्रा नहीं कर पाता है, भाई आप सब लोग तो अमरनाथ की यात्रा नहीं कर पाते, तो उसे क्या होता है, अपने घर में एक संक्षिप्त पाठ रखाना होता था। संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, 393 से 395। तो अब मैं आपको पूरी स्टोरी फिर से सुना देता हूँ। ये हो गया भाग 22, लेकिन इनके आर्टिकल जरूर आप याद रखते जाइए, ठीक है। तो क्या हुआ, संघ में एक नया नागरिक का जन्म हुआ, उसे अधिकार, नीति और कर्तव्य सिखाए गए, ठीक है। जब उसने अधिकार, नीति, कर्तव्य सीख लिए तो वो संघ और राज्य के बीच अपनी सेवाएं देने लगा। उन्हीं सेवाएं देने के क्रम में एक बार उसे केंद्रीय क्षेत्र की यात्रा करनी पड़ी। जब वो केंद्रीय क्षेत्र की यात्रा किया तो उसने पंचायतें देखी, नगर देखे, और पंचायतें और नगर में क्या लोग सहकार से जीवन जी रहे थे, मतलब आपस में मेल जोल से जीवन जी रहे थे। और उसने ये भी देखा कि वहाँ की जो जनजातियाँ थीं उनके लिए विशेष उपबंध था 244 और 244 के तहत, ठीक है। उसमें 5वीं 6वीं अनुसूची का नॉलेज था उसने जनजातियों को, ठीक है। अब क्या है, जब वो इतना ज्ञानी हो गया तो उसने कुछ अपनी परिभाषाएं, अपना कुछ मत देना चालू कर दिया। जैसे कि भेनसांग आया था, फायान आया था। तो ये लोग बोल के गए हैं कि फायान आया था कि मध्य प्रदेश जो है ना, उसकी जलवायु बहुत अच्छी है, मालवा की जलवायु, ये सब बोल के गए हैं ना। तो जब ये भी इतना ज्ञानी हो गया तो इसने बोला संबंध हमेशा बराबरी वालों में करना चाहिए। तो ठीक है, संघ और राज्यों के भी संबंध होगा, वो 1 और 1 का होगा, बराबरी का संबंध होगा। तो 1 और 1 से होगा 11, ठीक है। एक बात उसने कही। दूसरी बात उसने कही, जो लोग अपने वित्त और संपत्ति पे ध्यान नहीं देते वो 12 बाट हो जाते हैं, अर्थात संविधान का भाग 12, ठीक है। फिर उसने कहा कि जो लोग वाणिज्य एवं व्यापार करते हैं, अगर वो तेरा मेरा नहीं करेंगे तो उन्हें कोई मुनाफा नहीं होगा, इसलिए भाग 13 हो गया। इसी बात पे क्या, जब वो उसकी ज्ञान की प्रसिद्धि फैली तो चौधरी जी ने उसे बुलाया। चौधरी जी ने मतलब भाग 14 ने उसे बुलाया। तो चौधरी जी के उसने देखा कि चौधरी जी के अधीन कई लोग सेवाएं दे रहे हैं। तो 308 से 323 तक संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। फिर चौधरी जी के पास अधिकरण भी है और वो कुछ न्याय भी करते हैं, अर्थात ट्रिब्यूनल्स हैं, जो अर्ध न्यायिक शक्ति होती है इनके पास में, ठीक है।
तो चौधरी जी न्याय भी कर रहे हैं, लेकिन गांव में चौधरी जी की चलती बनी रहे, इसलिए चौधरी जी का चुनाव भी लड़ रहे हैं। ठीक है, चुनाव लड़ते हैं, वहाँ के सरपंच सरपंच बनते रहते हैं निर्वाचन के तहत 324 से 329 के तहत। ठीक है, अब फिर वो देखता है जब चौधरी जी के गांव के बाहर एक मंदिर है, उसमें कुछ वर्ग विशेष हैं, मान लो लड़कियां महिलाएं हैं, कुछ वर्ग विशेष, वो क्या कर रही हैं, वो 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। कितना? 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। तो 16 सोमवार से भाग 16 याद रखना। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ विशेष वर्ग जो हैं 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, लेकिन पाठ जो है वो राजभाषा में करते हैं, संस्कृत में पाठ नहीं करते हैं भगवान का, राजभाषा में पाठ करते हैं। तो 343 से 351 तक राजभाषा हो गई, और पाठ करके क्या बोलते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कोई आपदा नहीं आए। तो आपात उपबंध क्या हो गया? भाग 18 में 352 से 360। ठीक है, जब वो ये विनती कर चुके होते हैं तो भगवान प्रकीर्णित होते हैं, अर्थात उन प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, अर्थात प्रकीर्ण आप पढ़ोगे 361 से 367 तक। ठीक, भाग 19 है। और ये सब लगातार चलता रहा, ये परंपराएं चलती रही हमेशा, कभी बंद ना हो उस गांव की। तो चौधरी जी ने क्या कराया था? संविधान संशोधन कराया था भाग 20 के तहत। तो 368 में संविधान संशोधन के माध्यम से ये चीज़ें सतत चलती रहती हैं। और संविधान संशोधन में एक प्रावधान ये भी था कि कुछ लोगों को अमरनाथ और जम्मू कश्मीर और वैष्णो देवी की यात्रा करनी होगी। ठीक है, तो ये कैसा था? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध था, ये अनिवार्य नहीं था, ये केवल प्रावधान था कि आप लोग चाहो तो कर सकते हैं यात्रा। तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392। लेकिन जिन लोगों पर इतना पैसा नहीं होता था कि वो अमरनाथ की यात्रा कर सके, वैष्णो देवी की यात्रा कर सकें, अर्थात जम्मू कश्मीर जा सकें और 370 आर्टिकल को समझ सकें, जो उतना पैसा नहीं होता था, तो उनके लिए नियम था कि आप क्या करोगे? संक्षिप्त प्राधिकृत पाठ कराओगे। मतलब छोटा सा एक पाठ अपने घर पे ही करा लेना। तो संक्षिप्त पाठ वो लोग अपने घर पे करा लेते थे, जैसे सत्यनारायण व्रत कथा होती है वैसे, अर्थात संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सब भाग 22 में आता है, अनुच्छेद 393 से 395 तक। उम्मीद है आप पूरा भाग एक स्टोरी की तरह आपको याद हो गया होगा। ठीक है, लेकिन ये अनुच्छेद किस भाग में है ये सब देखना, आगे हम रिलेट करके आपको वैसे भी याद करा देंगे, यहाँ समझा दिया मोटा मोटी। अब हम समझेंगे देसी रियासतों का भारत में कैसे विलय हुआ, इसकी क्या पृष्ठभूमि था। तो भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अब भारत क्या था? भारत के जैसे मान लो, एक तो ये था कि ब्रिटिश भारत था जिसमें अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था। ठीक है, और कुछ देसी रियासतें थीं। इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी 562 थी। ठीक है, इन पे किनका राज्य था? इन पे था राजा का, नवाब का और निजाम का राज्य था। ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि 15 अगस्त 1947 के बाद ये रियासतें स्वतंत्र हो जाएंगी, मतलब स्वतंत्र हो जाएंगी, चाहे तो ये भारत में मिले, चाहे तो पाकिस्तान में मिले, या फिर कहीं ना मिले, अपना राज्य अपने हिसाब से चलाएं। अगर ऐसा होता कि ये रियासतें अपना राज्य अपने हिसाब से चलाई होती तो आज हमें इतना बड़ा भारत नहीं दिखाई देता, भारत छोटे छोटे भागों में बटा होता। अभी भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है। इतना बड़ा क्षेत्रफल नहीं होता, हमारे भारत के सैकड़ों टुकड़े होते, क्योंकि रियासतें कितनी थी? 562 थी, एक दो रियासत नहीं थी, 562 थी। ठीक है, अब क्या हुआ? अब हम रियासतों का विलय कैसे करें ये हम लोग सोचने लगे। तो इसका कमांड किसको दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब क्या हुआ? इसकी कमांड पटेल जी को दी गई। पटेल जी की सहायता कर रहे थे उनके रियासती मंत्रालय के एक सचिव थे। ये रियासती मंत्रालय जो है ना, इसके सचिव थे VP मेनन, वो उनका सहायता कर रहे थे। तो पटेल जी ने कुछ नए तरीके अपनाए इन लोगों को आपस में इन लोगों को मिलाने के लिए। तो एक तो था विलय पत्र, जिसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता था? रियासतें केवल 3 विषय ही भारत को सौंपती थी विलय पत्र के हिसाब से। आप हमें अपना डिफेंस दे दीजिए, आप अपना फॉरेन मामले अपने दे दीजिए, फॉरेन अफेयर्स दे दीजिए, और अपना कम्युनिकेशन दीजिए, संचार दीजिए। तो संचार, रक्षा और विदेश मंत्रालय, विदेश मामले, ये हम लोगों को देना होता था विलय पत्र के माध्यम से। बाकी आप अपने हिसाब से अपना शासन चलाइए। ये तो विलय पत्र था। एक था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ऐसा था कि ये अस्थायी था, 1 साल के लिए था। ये निजाम, हैदराबाद के निजाम से कहा गया कि आप स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन कर दो, 1 साल पीछे आप देख लेना। ठीक है। तीसरा था दबाव, कूटनीति, धमकाना, लुभाना, अर्थात पटेल जी की एक नीति थी, लोहे का हाथ और रेशमी दस्ताने। ये लोहे का हाथ समझिए। इसी वजह से क्या होता है, एक
ब्लड एंड आयरन की नीति बिस्मार्क ने भी चलाई थी, और बिस्मार्क ने बिल्कुल जैसे पटेल जी ने भारत को जोड़ा था, वैसे ही बिस्मार्क ने क्या किया था, जर्मनी का एकीकरण किया था। और बिस्मार्क जर्मनी के पहले चांसलर थे। देखो, हमारे यहाँ के मेन हेड हैं प्रधानमंत्री, तो उसे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। अमेरिका का मेन हेड प्रेसिडेंट है। वैसे जर्मनी का मेन हेड चांसलर होता है। कौन होता है? चांसलर। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो पहले चांसलर कौन थे? बिस्मार्क। ठीक है, अब क्या हुआ, अब चलते हैं, पटेल जी ने लगभग सब रियासतों को मिला लिया, लेकिन 3-4 रियासतें ऐसी थी जो बहुत उपद्रवी किस्म की थी। एक था जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या समस्या थी? जूनागढ़ का जो नवाब था वो तो मुस्लिम था, पर वहाँ की जनसंख्या हिंदू थी। और कितनी जनसंख्या हिंदू थी? लगभग 80% जनसंख्या हिंदू थी। ठीक है, अब नवाब क्या बोल रहा है कि भाई हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हम तो पाकिस्तान में शामिल होंगे। लेकिन अब जूनागढ़ का लोकेशन देखिए तो गुजरात में था, किसी भी प्रकार से वो पाकिस्तान से सटा हुआ नहीं था, तो पाकिस्तान में शामिल होने का उसका कोई गुंजाइश नहीं था। फिर क्या हुआ, पटेल जी ने कहा, पटेल जी ने, जनता ने आंदोलन कर दिया कि भाई हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, क्योंकि जनता हिंदू थी। तो पटेल जी ने क्या किया, जूनागढ़ पे कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया और वहाँ का जनमत संग्रह कराया, लोगों से जनमत संग्रह कराया। तो जबकि हिंदू जनसंख्या 80% थी, लेकिन भारत में सम्मिलित होने के लिए 99% लोग तैयार हो गए। ठीक है, तो जूनागढ़ किस आधार पर भारत में मिला? जनमत संग्रह के आधार पर, ये आपको याद रखना चाहिए। फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर में, जहाँ 370 का प्रावधान है। ठीक है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध किसमें है? तो जब उनने अमरनाथ की यात्रा करनी होती है, हमने बताया, तो भाग 21 में है। अमरनाथ की यात्रा सब नहीं कर पाते तो वो घर पे संक्षिप्त पाठ करा लेते हैं, वो भाग 22 में हो गया। तो 369 से 392 तक जो है भाग 21 है। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर का मामला आपने सुना ही होगा। ठीक है, अब क्या होगा, वहाँ के महाराज थे हरी सिंह। वो उनने सोचा कि भाई ऐसा ना करें, हमारा लोकेशन पाकिस्तान से भी सटा है, भारत से भी सटा है, तो हम तो स्वतंत्र रहेंगे, क्योंकि भाई हम हिंदू हैं, हमारी प्रजा में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। ठीक है, उनने स्वतंत्र रहने का विचार चुना। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, कबीलाई लोग थे, ट्राइबल ट्राइबल लोगों का इन्वेजन करा दिया, अर्थात हमला हो गया कश्मीर पे। अब जो स्वतंत्र रहने का विचार तो रख रहे थे राजा हरी सिंह, लेकिन उनमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि ट्राइबल लोगों का भी हमला वो सहन कर पाए। और ये किसने भड़काया था ट्राइबल्स को? पाकिस्तान ने। तो महाराजा ने क्या किया, भारत से मदद मांगी। भारत ने कहा तो ठीक है, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, लेकिन ये विलय पत्र है, इस पर हस्ताक्षर करो। विलय मतलब तो हम में विलय होंगे और तुम्हारा रक्षा विदेश संचार हम देखेंगे। तो महाराज हरी सिंह ने, ध्यान रखना ये बड़ा मामला है, इसकी डेट जरूर रखना, 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन, जिसे विलय पत्र भी कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत ने बदले में सेना भेजी और कश्मीर का भारत में विलय हो गया। तो जम्मू कश्मीर भारत में कब मिला, किस आधार पर मिला? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। ठीक है, अब अन्य रियासतों के बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही त्रावणकोर के एक महाराज थे, वो भी स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन पटेल जी का लोहे का हाथ और रेशम के दस्ताने वाली नीति जो थी, उसकी वजह से इन्हें भारत में शामिल होना पड़ा। ऐसे ही भोपाल के नवाब थे, जो पहले पाकिस्तान जाना चाहते। अब भोपाल का लोकेशन देखना, एक तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में का राजा सोच रहा है कि हम पाकिस्तान में चले जाएंगे, कैसे पॉसिबल था भाई? लेकिन वहाँ की जनता के दबाव और पटेल की नीति की वजह से उन्हें भी भारत में मिलना पड़ा। वैसे ही मणिपुर, जो मणिपुर है अभी भी जहाँ विवाद चल रहा है, वहाँ का जरूर ध्यान रखना आप, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वहाँ के थे महाराजा बोधचंद्र। इनने भी संविधान सभा द्वारा अनुमोदन के बाद भारत में विलय आखिरकार स्वीकार कर लिया, लेकिन ये भी इन किन कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें पटेल और बीपी मेनन की क्या भूमिका रही? ठीक है, इसे हम समझ लेते हैं। अब देखिए, पटेल और वीपी मेनन की भूमिका आप यहाँ से देखना। इनने 500 प्लस रियासतों को भारत में एकदम शांति के साथ विलय करा दिया, समझा बुझा के। कोई अपना राज्य छोड़ना चाहता है भाई, नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन आप जानते हैं, मैं बताया ही है, लोहे का हाथ और रेशम के दस्ताने। ठीक, दस्ताने तो रेशम के हैं, लेकिन हाथ लोहे का भी है। आप देख लेना आपको क्या अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब लोग सोच रहे हैं कि हैदराबाद को नहीं बताया, बता देता हूँ, क्योंकि हैदराबाद थोड़ा स्पेशल है।
हैदराबाद क्या है? अच्छा ये बताइए, इनने संविधान सभा में शामिल नहीं होने का कब कहा था? 20 जुलाई 1947 को। तो मैंने राजेंद्र प्रसाद जी की 2 ट्रिक बताई थी, उसके तहत 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? 22 जुलाई 1947 को हमने अपना, इन्हीं के 2 दिन बाद अपना झंडा जो तिरंगा है उसको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। आप समझ गए? अब चलते हैं हैदराबाद की रियासत में। हैदराबाद जो थी भारत की सबसे बड़ी देसी रियासत थी और इसके निजाम का नाम था उस समय थे मीर उस्मान अली खां। यहाँ का राजा मुस्लिम था और जनता यहाँ की हिंदू थी, और लोकेशन भी कोई पाकिस्तान के से सटी हुई नहीं थी, तो पाकिस्तान में जा नहीं सकते थे। तो इन्हें सोचा हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, और यहीं से लड़ाई का मेन जड़ हुआ स्वतंत्र रहने के। तो क्या हुआ, इनने क्या किया था, जब 29 नवंबर 1947 को इन्होंने भारत के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसे बोलते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ठीक है, ये समझौता हुआ था। अर्थात भारत ने हैदराबाद की आज़ादी को अस्थायी रूप से मान्यता दी थी, लेकिन 1 साल के लिए, 1 साल के लिए कहा था कि आप अपनी विदेश नीति और प्रशासन खुद चला लो और 1 साल बाद हमें बताना आप। अब इसी दौरान क्या हुआ, भारत ने तो अच्छा रुख अपनाया। ये देखिए, ये बात कब हो रही है? नवंबर 47 की बात हो रही है। ठीक है, हैदराबाद के निजाम ने क्या किया, हथियार इकट्ठा करने चालू कर दिए और अलगाववादी राजनीति चालू कर दी कि हम भारत को देख लेंगे, भारत से हम डरते नहीं हैं। ठीक है, और इन्हीं के एक प्रधानमंत्री थे कासिम रिजवी। कासिम रिजवी, उनने क्या किया, कासिम रिजवी ने रजाकार नामक एक अर्धसैनिक बल को तैनात किया, यानी कि लड़ाई झगड़ा पे उतारू गए, हथियार वगैरह इकट्ठे कर लिए और पाकिस्तान से भी इनके गुप्त संपर्क इनने साध लिए कि हमारी मदद करो। भारत सरकार ने कहा ये तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो यहाँ क्या हुआ, जो भारत की जो कूटनीति थी कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वाली जो कूटनीति वो असफल हो गई, सफल नहीं हुई थी, असफल हो गई। पटेल ने कई बार निजाम को भारत में विलय के लिए मनाने की कोशिश की, पर निजाम अड़ा रहा। निजाम ने कहा नहीं भाई, मैं तो स्वतंत्र ही रहूँगा, और उसने कहा अगर तुम ज़्यादा करोगे तो मैं यूएनओ में जा रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ में जा रहा हूँ, और वहाँ बात करेंगे हम लोग। तो ठीक है, अब आती है ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कब शामिल हुआ था, साइन हुआ था 29 नवंबर 47 को। नवंबर 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ था। अब बात आ गई, 1 साल निकल गया, ये सितंबर 1948 की बात है। 13 सितंबर से 13/9 से 17/9 की बात कर रहे हैं। ये 5 दिन का एक भारत सरकार ने अभियान चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। अब इसका नाम ऑपरेशन पोलो क्यों रखा गया? क्योंकि निजाम के पास दुनिया के सबसे अधिक पोलो के मैदान थे। ठीक है, पोलो एक खेल होता है, उसमें कितने क्या सदस्य होते हैं आप देख लेना। ठीक है, उसका क्या ग्राउंड है वगैरह ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो निजाम के पास क्या है, पोलो के मैदान थे काफ़ी अधिक संख्या में, तो इसलिए ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। और इसकी कमांडिंग कौन, अपने यहाँ से कौन देख रहा था इसे? एक जनरल JN चौधरी जनरल थे, JN चौधरी। इनने इसका नेतृत्व किया। भारतीय सेना ने 5 दिन में हैदराबाद पे कब्जा कर लिया। जो उनके रजाकारों की सेना थी और निजाम की जो सेना थी, रजाकार था कासिम रिजवी जो उनके प्रधानमंत्री थे, उनने हथियार इकट्ठा करके एक रजाकार के अर्धसैनिक बल बनाया था। और ये अर्धसैनिक बल क्या कर रहा था, हैदराबाद क्षेत्र में जितने भी हिंदू बहुल गांव देहात वगैरह था उन पर बहुत एकदम हमलावर हुआ था, एकदम हैदराबाद में स्थिति खराब कर दी थी इसने। ठीक है, क्योंकि वहाँ की पब्लिक कहती थी हम भारत में शामिल करेंगे, तो उसका ये बहुत सख्ती से विरोध करने लगा था। ठीक है, निजाम ने 17 सितंबर 1948 को आत्मसमर्पण कर दिया। अब हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन के किस राज्य में मिला था? मद्रास में शामिल हुआ था। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने इतने पर भी हैदराबाद के निजाम को राज प्रमुख बना दिया ताकि उनका निजामशाही का सम्मान बना रहे। ठीक है, यही तो भारत की खूबसूरती है। तो हैदराबाद के शासक कौन थे? मीर उस्मान अली खान थे। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कब साइन हुआ? 29 नवंबर 47 को। प्रधानमंत्री कासिम रिजवी थे उनके। हमने कौन सा एक्शन चलाया? पुलिस एक्शन था, ऑपरेशन पोलो। और ये कब से कब तक चला? 13 सितंबर से 17 सितंबर तक चला। इसका हमारा नेतृत्व कौन कर रहे थे? जनरल JN चौधरी कर रहे थे। उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? उनका नेतृत्व कासिम रिजवी कर रहे थे। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद के निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है,
ये तो इतना हो गया। अच्छा, ये जो मद्रास स्टेट में जो बना ये सब बाद में है, लेकिन उससे पहले पता क्या हुआ था? उससे पहले हमारे यहाँ के 4 श्रेणियों में हमारे यहाँ का राज्य था, 4 श्रेणियों में, इसे जरूर समझ लीजिए, ABCD। ठीक है, इसमें क्या है, जो पार्ट ए था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो ये 4 श्रेणियों में हमारा राज्य हम लोगों ने बांटा था, पार्ट ABCD। जो पार्ट ए था उसमें जो हमें अंग्रेजों से जो राज्य मिला था उसे हमने ब्रिटिश प्रांत में रखा था। पार्ट बी में जो हमारे पटेल जी और VP मेनन साहब ने जो देसी रियासतें जोड़ी थी उन्हें हमने पार्ट बी में रखा था। हैदराबाद भी इसी पार्ट बी का पार्ट था। ठीक है, जो पार्ट सी है उसे मुख्य आयुक्त क्षेत्र में रखा गया था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था ये पार्ट सी। और पार्ट डी में क्या रखा था? पार्ट डी में हमने रखा था अंडमान निकोबार। ठीक है, यानी देसी रियासतें कहाँ थी? वो पार्ट बी का हिस्सा थी। अब इतना तो है। अब जब हम रियासतों की बात कर रहे हैं तो रियासतों से संबंधित कुछ ये संविधान संशोधन भी आप देख लीजिए। जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसी के तहत क्या हुआ था? जो ये ABCD का जो वर्गीकरण है ना, इसे समाप्त कर दिया गया। इसका वर्गीकरण समाप्त हुआ तो यहाँ पार्ट बी भी समाप्त हो गया। अब केवल 2 प्रकार के बचे थे, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम स्टेट बोलते हैं, और आज की डेट में जो यूनियन टेरिटरी है, अर्थात दिल्ली है, लद्दाख है, अंडमान निकोबार है, इसे हमने यूनियन टेरिटरी में रखा। और जो पार्ट ए में जो था और जो रियासतें वगैरह वो थी वो उसे समाप्त कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, पार्ट बी को समाप्त कर दिया, अर्थात रियासतों की जो पुरानी पहचान थी वो खत्म हो गई। अब आपको कोई रियासत वाला राज्य दिखाई देता है? नहीं भाई, वो अपने हिसाब से जहां उसका फिट हुआ उस हिसाब से मिल गया। ठीक है, अब 36वें एक तो 7वां संशोधन है, एक 36वां संशोधन और ध्यान रखना। 36वां संशोधन 1975 में हुआ था। इसके तहत सिक्किम जो पहले रियासत थी उसे राज्य का दर्जा मिल गया था 36वें संशोधन से। नहीं तो हम लोग यहीं पे रियासत को ख़त्म कर दे। नहीं भाई, सिक्किम से संबंधित 2 संशोधन हुए थे, 35वां और 36वां। देखिए, 35वें संशोधन के तहत किया हुआ था, सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और 36वें संविधान संशोधन के तहत उस सह राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। यहाँ सह राज्य का दर्जा दिया गया था और एक आर्टिकल जोड़ा गया था 2 का ए। 35वें संशोधन से एक आर्टिकल जोड़ा गया था 2 का ए। तो ये सह राज्य का तो दर्जा हमने समाप्त कर दिया। और 36वें संशोधन से क्या किया? हमने सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत में मिला लिया, अर्थात भारत में एक राज्य का दर्जा दिया। तो सिक्किम भी पहले क्या थी? एक रियासत थी। तो आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या है, एक कन्फ्यूजन रह गई है। वो कन्फ्यूजन पता क्या है? कन्फ्यूजन ये है कि भाई हैदराबाद जो है मद्रास का कुछ तेलुगु भाषी क्षेत्र था, उसे हमने अलग किया था। फजल अली आयोग की सिफारिश जो 1953 में जो आई थी, उससे पहला भाषाई राज्य बना था आंध्र प्रदेश। तो अभी आपको पता है कि 2 जून 2014 को जो तेलंगाना बना है वो आंध्र प्रदेश से ही कट के बना है। ये सब आप कन्फ्यूजन हुआ है, इस कन्फ्यूजन को अब हम दूर करते हैं। 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था? आंध्रा बना था। और उसी आंध्रा से 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। ठीक है, बना। तो इसमें एक कन्फ्यूजन हैदराबाद वाली है, उसे हम ख़त्म करते हैं। देखिए, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है, हैदराबाद के निजाम ने कहा हम भारत में विलय नहीं करेंगे, तो हमने 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया। ठीक है, अब 1950 के संविधान में जब हमने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया, तो 1950 के संविधान ने हैदराबाद को पार्ट बी स्टेट रखा था। हमने बताया था ना, इसे हमने 4 पार्ट में बांटा, ABCD। उसमें पार्ट बी में हमने हैदराबाद को रखा था। ठीक है, क्यों रखा था? क्योंकि एक यह देसी रियासत थी, अर्थात जहां पहले से कोई निजाम वगैरह का राज्य था। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या है, जब हैदराबाद को हम पार्ट बी में रख रहे थे तो हैदराबाद क्या है, हैदराबाद की जो रियासत थी उसमें 3 भाषाई थी। ठीक है, अर्थात उसमें केवल तेलुगु ही नहीं बोली जाती थी हैदराबाद रियासत में। हैदराबाद रियासत में मराठी क्षेत्र भी था, अर्थात कुछ मराठी बोलने वाले भी लोग थे, कुछ लोग कन्नड़ वाले लोग भी थे, कुछ तेलुगु वाले भी थे।
जो मराठी वाले हैं तो आज वो महाराष्ट्र में शामिल हो गए, कन्नड़ वाले आज कर्नाटक में, तेलुगु वाले तेलंगाना में। ठीक है, तो जब 1953 में जो आंध्र प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश जब 1953 में बना, तब उसमें क्या है, हैदराबाद के जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे वो आंध्र प्रदेश में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि हैदराबाद पार्ट बी के तहत एक अलग राज्य था 1953 में। ये पार्ट बी कब खत्म हुआ, ये पार्ट बी जो हुआ 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे खत्म किया गया। जब 1956 के तहत इसे पार्ट बी को ख़त्म कर दिया गया था, जो रियासतें हैं उन्हें ख़त्म कर दिया गया। जब रियासतें ख़त्म हो गई तो तेलुगु भाषी क्षेत्र वाले आंध्र प्रदेश में मिल गए, और कन्नड़ वाले उस समय मैसूर राज्य होता था उसमें मिल गए, और विदर्भ के आसपास के जो मराठी भाषा वाले लोग थे वो महाराष्ट्र में मिल गए। ठीक है, और जब 7वें संशोधन के तहत जो हैदराबाद बना, वो आंध्र प्रदेश, जो आंध्र 7वें संशोधन के नहीं, जब 1953 की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन आंध्र प्रदेश गठित हुआ था, और हैदराबाद उसमें शामिल नहीं था। तो उस समय के आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं थी, उस समय के आंध्र प्रदेश की राजधानी थी कुर्नूल। कुर्नूल उस समय के आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। अब तो सब क्रिस्टल क्लियर हो गया। देखिए क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में, और जबकि आंध्र प्रदेश कब बना, 1953 में बना, और पुनर्गठन अधिनियम कब आया, 1956 में आया। तो 53 में जो आंध्र प्रदेश बना था उसकी राजधानी कुर्नूल थी, और उसमें हैदराबाद वाला तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल नहीं था, इतना आपको पता चल गया। फिर 1956 में जब पार्ट बी को समाप्त कर दिया गया, हैदराबाद रियासत का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो तेलुगु भाषी क्षेत्र किसमें शामिल कर दिया गया, इसमें आंध्र प्रदेश में शामिल कर दिया गया। लेकिन जो फजल अली आयोग था उनने कहा था कि भाई ऐसा मत करो, इन दोनों को अलग अलग रखो, तेलुगु भाषी को अलग रखो, जो हैदराबाद वाला तेलुगु भाषी क्षेत्र है उसे अलग रखो, जो मद्रास से अलग हुआ है, जो पोट्टू श्री रामुलु की मृत्यु हुई है, जिसे आपने 1953 में बनाया पहला भाषाई राज्य, उसे आप अलग रखो। लेकिन सरकार ने इनकी बात नहीं मानी, क्योंकि लोगों का कहना था कि तेलुगु भाषी वालों का एक ही राज्य होगा, नहीं तो फिर दो राज्य हो रहे थे, एक आंध्र प्रदेश, एक ये तेलंगाना हैदराबाद वाला। तो उसकी जड़ आपको देखना 2 जून 2014 पे आ जाओ आप, कितना साल बीत गया, 2 जून मतलब 60 साल हो गया। 60 साल बाद आप देखो, 1953 से 60 साल बाद देखो, आज 2 राज्य अलग अलग हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग है ना। उसका कारण क्या है, कारण उसका यहीं से छुपा हुआ है। फजल अली आयोग ने कहा था कि भाई जो आपका आंध्र प्रदेश है ये काफ़ी समय से अंग्रेज़ों के साम्राज्य में शामिल रहा, ये मद्रास में शामिल रहा, मद्रास में अंग्रेज़ों का राज्य था, तो ये लोग बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से आगे निकल गए। जबकि हैदराबाद जो है वहाँ ज़मींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा, राजाओं और निजाम का शासन चलता रहा था। उनकी सोच में और इनकी सोच में काफ़ी अंतर है। अब क्या हुआ, इन लोगों ने नहीं माना, सरकार पे दबाव बनाया कि एक भाषा एक राज्य। सरकार ने क्या किया, हैदराबाद का तेलुगु भाषी क्षेत्र और उधर आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषी को क्षेत्र को मिला दिया 1956 में। फिर से 1953 में मद्रास से अलग किया था आंध्र प्रदेश को, फिर इसमें हैदराबाद वाला क्षेत्र भी मिला दिया। ठीक है, लेकिन सरकार थोड़ी समझदार थी, उसने एक एग्रीमेंट किया, जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट क्यों किया था, ताकि तेलंगाना के जो लोग हैं वो उतने एडवांस नहीं है जितने आंध्रा के जो अंग्रेजों के अधीन रहने वाले लोग थे। ठीक है, ताकि इनके हित सुरक्षित रहें तेलंगाना वालों के, हैदराबाद वालों के। लेकिन फिर वही बात हुई 1969 में, 1969 के बाद आपका 1971, फिर 2000 में ये लोग जो तेलंगाना, जो हैदराबाद वाले लोग थे, हैदराबाद की तेलंगाना वाले लोग, ये लोग कहने लगे कि वो लोग तो हमारा राजस्व हड़प ले रहे हैं, हमारी नौकरियां और संसाधन खा रहे हैं, हमें तो लाभ नहीं हो रहा उनके साथ रह के। जब लाभ नहीं हो रहा है तो 2 जून 2014 को हमने क्या किया, एक अलग से तेलंगाना राज्य बनाया। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखना आप, जब हम कोई भी राज्य बनाते हैं, कोई भी राज्य जब हम बनाएंगे तो कौन से आर्टिकल के तहत बनाएंगे, तो हम भारत को, जैसे आज हमारा भारत है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में, इसके अंदर अगर कुछ भी फेरबदल करना हो, इसके अंदर कोई भी फेरबदल करना हो, मतलब भारत के अंदर की बात हो, ऐसा नहीं है कि भारत का क्षेत्र पाकिस्तान को देना, वो नहीं। जब भारत के अंदर का मैटर हो तो हम आर्टिकल 3 के तहत इसकी किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य में परिवर्तन, नया राज्य भी बना सकते हैं।
लेकिन उसके पहले राष्ट्रपति को एक काम करना होगा। जो भारत का राष्ट्रपति होगा, 2014 में कौन थे आप देख के कमेंट में बताना कौन राष्ट्रपति थे। तो जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो संबंधित राज्य से पूछेगा कि भैया आप बताइए, आपके आंध्र प्रदेश से अलग करके हम तेलंगाना बना दें, क्योंकि तेलंगाना वाले लोग कह रहे हैं कि हम तो हैदराबाद वाले लोग थे, ये लोग हमारे संसाधन हड़प ले रहे हैं, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों वाले हैं, हमसे ज़्यादा एडवांस हैं, हमारी नौकरियां खा रहे हैं ये लोग। तो क्या हुआ, आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने कहा नहीं राष्ट्रपति जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करो, हमारे राज्य को बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो साथ मिलकर रह रहे हैं। लेकिन तेलंगाना वाले लोग कह रहे हैं नहीं भाई, ये तो हमें बहुत नुकसान हो रहा है। जबकि उनने सलाह दी क्या, राष्ट्रपति ने कहा हमारे राज्य को नहीं बांटो। राष्ट्रपति का पूछना कर्तव्य है आर्टिकल 3 के तहत, लेकिन उनकी बात को राष्ट्रपति मानेंगे या नहीं मानेंगे ये राष्ट्रपति पर निर्भर है। तो आज आपके सामने एक तेलंगाना अलग से राज्य है, जबकि आंध्र प्रदेश तो बांटने के लिए तैयार ही नहीं था तेलंगाना को। तो आपको आर्टिकल 3 समझ में आया होगा। और आज जो आप तेलंगाना देख रहे हैं जिसकी राजधानी हैदराबाद है, ये वही हैदराबाद वाला तेलंगाना है, ठीक है। और जो पुराना आंध्र प्रदेश था, आज उसकी राजधानी क्या है, आज उसकी राजधानी अमरावती है, जो पुराना आंध्र प्रदेश था जो मद्रास से अलग हुआ था। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका ठीक लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करें, आप कमेंट करते हो तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों का मनचाहा लक्ष्य जरूर मिले।